हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं इकाई 3 है ये SCERT बिहार बोर्ड क्लास 10th की भूगोल की बुक की हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें से चैप्टर है प्राकृतिक आपदा, युग प्रबंधन, भूकंप और सुनामी। ये हमारा टॉपिक्स है। इससे पहले हमने प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो बाढ़ और सूखा से संबंधित था। बाढ़ एवं सूखा से संबंधित अर्थात उसे सुखाड़ बोला गया था। तो सूखा से संबंधित प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन था, जिसे अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जा करके प्लेलिस्ट SCERT बिहार बोर्ड क्लास 10th की देख सकते हैं। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। चलिए शुरू करते हैं। ये BPSC तैयारी 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे देख करके समझ सकते जरूर अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं, और अपने हित मित्र दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजा लें। चलिए, भूकंप और सुनामी दो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसका संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। तो भूकंप और सुनामी के बारे में बताया गया है। इसका जो संबंध है, भूकंप और सुनामी, इसका जो संबंध है ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से ही है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि सुनामी जो होता है ये समुद्र में नीचे जब भूकंप आता है तो उसके कारण सुनामी आता है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से ही है इसका संबंध। तो समझ में आया होगा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सुनामी आने के क्या कारण हैं, तो समुद्रों में भूकंप आने से ही सुनामी आता है, यही इसका कारण है। तो हम लोग ठोस भूपटल पर रहते हैं, लेकिन इसके अंदर आग की लहरें है ना, लेकिन इसके अंदर क्या है, आग की लहरें चलती हैं। भूपटल का मतलब पृथ्वी को 3 भाग में बांटा गया। एक भूपटल है और एक है भूपटल, दूसरा और लास्ट का जो होता है तीसरा, उसको हम क्रोड कहते हैं। तो बीच वाले को क्या बोलते हैं, क्या कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताने की कोशिश करें। इसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं, है ना। तो तीसरा क्या है, एक भूपटल, तीसरा क्या होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और एक लास्ट है जिसको क्रोड कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आग की लहरें चलती हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य लगेगा कि ठोस भूपटल के अंदर का तापमान 1000 से भी भूपटल और भूपर्पटी है ना, ठोस भूपटल के अंदर का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है। यहाँ उत्पन्न ऊर्जा तरंग की लहरें चट्टानों में कंपन उत्पन्न करती हैं। इस कंपन का केंद्र जब स्थल खंड पर होता है तो उसे भूकंप कहते हैं, है ना। कहना का मतलब है कि इस कंपन का केंद्र जब स्थल खंड पर होता है तब उसे भूकंप कहते हैं, लेकिन जब ये महासागर की तली पर होता है तब ये सुनामी के नाम से जाना जाता है। हमने अभी ऊपर बताया ही था कि ये जब समुद्र के अंदर कंपन करेगा, है ना, पृथ्वी या थल स्थल कंपन करती हैं चट्टानें समुद्र के अंदर, समुद्र की तली पर, तब वहाँ पर सुनामी के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है, सुनामी आने के क्या कारण हैं। तो महासागर या समुद्र की तली पर जब कंपन होता है तो वहाँ पर सुनामी आने के कारण यही हैं। सुनामी के प्रभाव से समुद्री जल में कंपन उत्पन्न होता है, और इस कंपन से जल में क्षैतिज गति उत्पन्न होती है। आंतरिक ऊर्जा से संचालित क्षैतिज प्रवाह का जल तटीय स्तर से टकराता है और तट पर सुनामी की विनाश लीला अर्थात आपदा देखने को मिलती है। विनाश लीला अर्थात आपदा देखने को मिलती है। क्या आप जानते हैं 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक एक ऐसा सुनामी आया था जिसमें सैकड़ों लोग विलुप्त हो गए। कितने ही नाविकों का अता पता ही नहीं चला। निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण स्थित इंदिरा पॉइंट तरंगे झटके के प्रभाव से विलुप्त हो गया। तो यहाँ पर वृत्ताकार चक्र एवं तीर के निशान के द्वारा क्रमशः भूकंप जो हैं
भूकंप, सुनामी उत्पत्ति केंद्र एवं प्रभावित भूपटल को देखा गया है। भूकंप और सुनामी की ऊर्जा तरंग की गहनता का मापन रिएक्टर स्केल की मदद से होता है। यहाँ समझ सकते हैं कि भूकंप और सुनामी की ऊर्जा की तरंग की गहनता का मापन किससे किया जाता है। तो मापन जो है ये रिएक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? रिएक्टर स्केल की मदद से भूकंप और सुनामी की ऊर्जा की तरंग की गहनता का मापन करते हैं। ये है लोगरिथमिक मापक है, जिसमें से प्रत्येक एक इकाई के बाद गहनता में 10 गुनी वृद्धि होती है। भूकंप और सुनामी का प्रभाव वैसे ही क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है जहां भूपटल की चट्टानें विलुप्त होती हैं, अर्थात वलित पर्वत के क्षेत्र, भूपटलीय दरार के क्षेत्र, महासागरीय गर्त, मध्य महासागरीय कटक तथा अन्य वैसे क्षेत्र जहां चट्टानें कमजोर होती हैं, वे ऊर्जा प्रवाह में आकर के भूकंप अथवा सुनामी के शिकार हो जाते हैं। समुद्र के अंदर भ्रंश के कारण ज्वालामुखी का सक्रिय होना यहाँ पर देख सकते हैं। फिर दूसरा है यहाँ पर सुनामी लहर श्रृंखला का निर्माण हो जाना। तीसरे से जैसे ही लहरें समुद्र तट पर पहुंचती हैं उनकी गति धीमी हो जाती है, लहरों की लंबाई छोटी हो जाती है और ऊंचाई बढ़ जाती है। समुद्र तट पर शक्तिशाली ज्वार भाटिये लहरों का निर्माण होता है। दोनों ही घटनाओं में लाखों लोगों की मृत्यु होती है। भूकंप की स्थिति में भवनों का गिरना, पुलों का टूट जाना, जमीन में दरार होना, इन दरारों से गर्म जल के सोते का निकलना जैसी घटनाएं सामान्य रूप से होती हैं। इसमें भारी बर्बादी होती है। सुनामी की लहरें तट पर विनाश लीला लाती हैं। इसमें भी तट के किनारे आनंद ले रहे पर्यटक, मछुआरे, नारियल के कृषक प्रभावित होते हैं। तटीय पुलिन में बालू और मृदा का अपरदन हो जाता है। इससे पारिस्थितिकी असंतुलन जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। भारत में भूकंप के क्षेत्र। भारत के प्रायः सभी भागों में भूकंप के झटके आते हैं, लेकिन गहनता और बारंबारता में भारी अंतर होता है। इसे ही आधार मान करके भारत को 5 भूकंपीय पेटी में बांटा गया है, जो निम्नलिखित हैं। पहला जोन 1 है। इस जोन में दक्षिण पठारी क्षेत्र आते हैं। कौन सा भाग? दक्षिण पठारी क्षेत्र, जहां भूकंप का खतरा नहीं के बराबर होता है। जोन दूसरा है। इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानी क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर भूकंप की संभावना तो होती है, लेकिन तीव्रता कम होने के कारण अति सीमित खतरे होते हैं। जोन तीसरा है। जोन तीसरा, इसके अंतर्गत मुख्यतः गंगा सिंधु का मैदानी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्र आते हैं। यहाँ भूकंप का प्रभाव तो देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी ही विनाशकारी होते हैं। जैसे बिहार में 20वीं शताब्दी में करीब 20 बार भूकंप के तीव्र झटके अनुभव किए गए, लेकिन सिर्फ 1934 का भूकंप ही विनाशकारी था। वर्ष 2008 में भी भूकंपीय झटका तो आया, किंतु कम गहनता के होने के कारण बहुत लोगों ने अनुभव भी नहीं किया। जोन चौथे में इससे अधिक खतरे की संभावना होती है। मतलब जोन 4 जो है, इसमें अधिक खतरे की संभावना होती है। इसमें मुख्यतः शिवालिक हिमालय का क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल का उत्तरी भाग, असम घाटी तथा पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र आता है। इसी वर्ग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आते हैं। जोन 5वां ये सर्वाधिक खतरे का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमायूं पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम तथा दार्जिलिंग का पहाड़ी क्षेत्र आता है। भारत के इस प्रदेश में कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं। अर्थात अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि भारत में भूकंप को कितने पेटियों में बांटा गया। अर्थात ये 5 जोन में भारत में 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। पहले जोन में आपने देखा कि दक्षिणी पठारी क्षेत्र आता है, जो कि ना के बराबर होता है खतरा। वही जोन दूसरा आता है, जो प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदान क्षेत्र में आते हैं। यहाँ भूकंप की संभावना तो होती है, लेकिन तीव्रता कम होने के कारण अति सीमित खतरे होते हैं। मतलब कि होती है, बट ज्यादा खतरा नहीं होता है। जोन 3 में बांटा गया, ये गंगा सिंधु
का मैदान राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्र ही आते हैं। यहाँ भूकंप का प्रभाव तो देखने को मिलता है, लेकिन वो कभी कभी ही विनाशकारी होते हैं। लेकिन चौथा जोन जो होता है, इसमें संभावना खतरा बहुत ज्यादा बनी रहती है। ये मुख्यतः शिवालिक हिमालय का क्षेत्र होता है, जो पश्चिमी बंगाल का उत्तरी भाग, असम घाटी, पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र आता है। इसी वर्ग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आते हैं। वही जोन 5वां सर्वाधिक खतरे का क्षेत्र है और इसके अंतर्गत कच्छ का, गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमायूं पर्वतीय क्षेत्र आता है। सिक्किम तथा दार्जिलिंग का पहाड़ी क्षेत्र आता है। भारत के इस प्रदेश में कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं। अब भूकंपीय तरंग के बारे में जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में आया था और आते भी हैं, है ना, कि ये भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार का होता है, कौन सी तरंगे ज्यादा इंपॉर्टेंस हैं, है ना। तो ये तरंगे बहुत ही है एग्जाम को दृष्टि से, तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो भूकंप के समय उठने वाले कंपन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन? प्राथमिक को पी, द्वितीयक को यश तथा एक है दीर्घ तरंगे, अर्थात प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे तथा दीर्घ तरंगों में बांटा गया है। अगर प्राथमिक तरंगे को हम पी बोलेंगे, प्राइमरी, द्वितीय को सेकेंडरी, और तीसरा है ये तीसरे तरंगे को दीर्घ तरंगे कहा जाता है, अर्थात लार्ज, है ना। तो इसीलिए इसको यल तरंगों में बांटा गया है। शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में यस, पी और यल करके तरंगों का ही देखा गया है। तो पी तरंगे प्राइमरी तरंगे होती हैं जो प्राथमिक के अंतर्गत, वही द्वितीयक तरंगे जो होती हैं वो यस तरंगों के अंतर्गत आती हैं, जिसे सेकेंडरी भी कहते हैं, और दीर्घ अर्थात लार्ज तरंगों में बांटा गया। तो समझ सकते हैं भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार, यस, पी और यल। पी प्राइमरी या सेकेंडरी और यल लार्ज। तो पी तरंग जो होती है सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर यही तरंगे पहुंचता है। पी तरंगे सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। यस तरंगे अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है और इसकी गति प्राथमिक तरंग से कम होती है। तरंग भूपटलीय सतह पर उत्पन्न होती है, इसकी गहनता सबसे कम होती है। धीमी गति के साथ क्षैतिज रूप से चलने के कारण ये किसी स्थान पर सबसे बाद में पहुंचती है, लेकिन ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। समझ सकते हैं कि यह तरंग अनुप्रस्थ तरंगे हैं, लेकिन इसकी गति या इसकी गति जो होती है प्राथमिक तरंगों से क्या होती है, कम होती है। और तरंग भूपटलीय सतह पर उत्पन्न होती है और इसकी गहनता सबसे कम होती है। धीमी गति के साथ क्षैतिज रूप से चलने के कारण ये किसी स्थान पर सबसे बाद में पहुंचती है, किसी स्थान पर सबसे बाद में पहुंचेगी, लेकिन ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। तो क्या आप जानते हैं? अच्छा, इससे पहले चले हम पी तरंगों के बारे में क्या आप जानते हैं कि अधिकेंद्र क्या है? अधिकेंद्र भूपटल पर वह केंद्र जहां भूकंप के तरंगों का सर्वप्रथम अनुभव होता है, वह अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र क्या है कि भूपटल पर वह केंद्र जहां पर भूकंप के तरंगों का सर्वप्रथम अनुभव होता है, वो अधिकेंद्र है। भूकंप केंद्र भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है। भूकंपीय कंपन जहां पे प्रारंभ होगा वो भूकंप केंद्र होगा। और पूर्व कंपन तथा अनुकंपन क्या है? पूर्व कंपन तथा अनुकंपन भूकंप आने के पूर्व तथा भूकंप के बाद कम गहनता के अनेक कंपन होते हैं। सामान्य तौर पर यंत्रों की मदद के बिना इसका अनुभव नहीं होता है। पूर्व कंपन एवं अनुकंपन क्या है? तो पूर्व कंपन भूकंपन के आने के पूर्व तथा भूकंप आने के पूर्व तथा भूकंप के बाद कम गहनता के अनेक कंपन होते हैं। और सामान्य तौर पर यंत्रों की मदद के बिना इसका अनुभव नहीं होता है। अर्थात जब भूकंप आएगा और उस आने से पहले और आने के बाद में तब भी कुछ धरती हिलती है या भूकंप के अनुभव होते हैं, उसे ही हम पूर्व कंपन अथवा अनुकंपन कहा जाता है। और जो भूकंप या भूकंप केंद्र क्या होता है? ये भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां से भूकंप
प्रारंभ होते हैं। वही अगर अधिकेंद्र की बात किया जाएगा तो ये वो होते हैं कि भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है, वही अधिकेंद्र कहलाता है। अब भूकंप के बचाव क्या हैं और इसके क्या उपाय हैं? भूकंप से बचाव के उपाय। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिससे बचाव के लिए बहुआयामी प्रयास आवश्यक है। वस्तुतः ये प्रयास व्यापक दूरदृष्टि के साथ होनी चाहिए। इन प्रयासों को निम्नलिखित शीर्षकों में रखा जा सकता है। भूकंप का पूर्वानुमान। पूर्व तरंग और अनुकंपन तरंगों को यदि भूकंप लेखी यंत्र पर ठीक से मापन किया जाए तो तरंगों की प्रवृत्ति के आधार पर संभावित बड़े भूकंप का पूर्वानुमान किया जा सकता है। भूकंप लेखी यंत्र पर ठीक से मापन किया जाए, अर्थात भूकंप के मापन किससे करते हैं? भूकंप लेखी यंत्रों के द्वारा किया जाता है। चीन जैसे देश में सरीसृप रेंगने वाले जीव, बड़े जानवर और पक्षियों की गतिविधियों और शोर के आधार पर भूकंप के पूर्व अनुमान का कार्य किया जा रहा है, लेकिन ऐसे पूर्वानुमान को अभी पूर्ण मान्यता नहीं मिली है। भवन निर्माण। भूकंप के विनाश को ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण की स्वीकृति देने के पहले इन तथ्यों की जांच आवश्यक होनी चाहिए कि क्या वे भवन भूकंप निरोधी तकनीकों पर आधारित हैं। वस्तुतः भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप निरोधी तकनीकी के आधार पर बनाने वाले भवनों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की भी आवश्यकता है। जान माल की सुरक्षा। किसी भी भूकंप का सीधा प्रभाव जान माल पर पड़ता है, अतः जान माल की सुरक्षा हेतु विशेष सुरक्षा बल की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक कार्य। भूकंप की बर्बादी को रोकने में प्रशासनिक सतर्कता अति आवश्यक है। जैसे अग्रिम कंपन के आधार पर यदि भूकंप की संभावना बनती है तब इसे तत्काल संभावित क्षेत्रों में घोषित किया जाना चाहिए। इसके लिए आधुनिक मीडिया तथा पुलिस और जिला प्रशासन को अधिक सक्रिय होने की जरूरत है। पुनः भूकंप के बाद राहत कार्य के लिए विशेष दस्ते के गठन की जरूरत है। यद्यपि केंद्र और राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन समितियों का गठन किया, लेकिन उनकी भागीदारी को अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। गैर सरकारी संगठनों का सहयोग। भूकंप सहित किसी भी प्रकार को आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्थाएं, विद्यालय और आम लोग बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जिसे स्वयंसेवी संस्थाएं न सिर्फ तत्काल राहत पहुंचाने में मदद कर सकते हैं, वरन भूकंप के पूर्व लोगों को भूकंप निरोधी भवन निर्माण तथा भूकंप के समय तत्काल बचाव हेतु लोगों को प्रशिक्षित भी कर सकते हैं। दबे हुए मलबे से आम लोगों को निकालने हेतु उस सामान्य तरीकों के अलावा सरकारी तंत्र की मदद से नवीन तकनीकी का प्रयोग करते हुए जहां मलबे के नीचे अभी भी सांस लेता हुआ मानव हो, उसे बचाने का कार्य कर सकते हैं। नॉर्वे जैसे देश में इसके लिए कुत्तों को प्रशिक्षित किया गया है। जापान में छोटे आकार के वीडियो कैमरे के द्वारा जीवित लोगों को सिग्नल प्राप्त कर बचाव का कार्य किया जाता है। पुनः गैर सरकारी संगठन लोगों को प्रशिक्षण दे सकता है कि भूकंप के समय भागने के बदले अपने कमरे के किसी कोने में दीवार के सहारे खड़े हों। वहां गिरने वाले मलबे का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। विद्यालय में बच्चों को भी भूकंप से बचाव की जानकारी दी जानी आवश्यक है। उसके दिलो दिमाग में ये बिठाया जाना चाहिए कि जब भी भूकंप जैसी आपदा हो तब जात पात और धर्म को भूलकर मदद के लिए आगे आएं। आम लोगों के लिए आवश्यक है कि वे राहत केंद्रों की व्यवस्था में आगे जाएं तथा राहत कार्यों में जाति और लिंग का भेद न होने दें। इसमें पंचायत अहम भूमिका निभा सकता है, चूंकि भूकंप में शरीर के अंग भंग होने की अधिक संभावना रहती है। इसीलिए प्रशासन के आने की प्रतीक्षा न कर तुरंत ही नजदीक के अस्पताल में, नर्सिंग होम में टेलीफोन के द्वारा सूचना देकर उपचार व्यवस्था करनी चाहिए। यदि गांव में किसी के पास कार, ट्रैक्टर या अन्य वाहन हो तो गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। वस्तुतः भूकंप जैसी आपदाओं के आने पर समुदाय ही सही अर्थों में तात्कालीन प्रबंधन का कार्य कर सकता है। अगर दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब धार्मिक नियम से उसका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। डीडीटी एवं अन्य रासायनिक पदार्थों का छिड़काव होना चाहिए जिससे कि महामारी न फैल सके।
सुनामी से बचाव के उपाय। सुनामी का विनाशकारी प्रभाव तटीय प्रदेशों में देखने को मिलता है। तट के किनारे कई मीटर की ऊंचाई तक उठने वाले तरंग तट के किनारे मछली पकड़ने वाले नाव, मोटर बोट और तट के किनारे बसी बस्तियों को बर्बाद कर देते हैं। इतना ही नहीं, समुद्री तट पर बैठे पर्यटकों को संभालने का मौका भी नहीं देते। तट के किनारे नारियल वृक्षों को भी ये उखाड़ फेंकते हैं। विनाश के इस तांडव का प्रबंधन आवश्यक है। भूकंपीय तरंगों के समान ही सुनामी के भी पूर्व कंपन और अनुकंपन आते हैं, अतः उनका भी पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। समुद्र के बीच में उसके लिए स्टेशन प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है, जो समुद्री जल की सतह के नीचे की क्षैतिज हलचलों का अध्ययन कर तट पर संकेत दे सकता है, जिससे कि लोगों को वहां से हटाया जा सके और तट के किनारे वाले मछुआरे को तट पर न जाकर बीच समुद्र में जान को संदेश दे सके। गहरे सागर के मध्य के मछुआरे सुरक्षित रह जाते हैं, क्योंकि वहां पर चलने वाली क्षैतिज तरंग अवरोधक के अभाव में किसी प्रकार का विनाश नहीं करते। सही पूर्वानुमान लोगों को सुनामी से बचा सकता है। तटबंध निर्माण तथा मैंग्रोव झाड़ी का विकास। सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के लिए कंक्रीट तटबंध बनाने की जरूरत है। इससे तट के टकराने वाले सुनामी तरंगों का तटीय मैदान पर सीमित प्रभाव होगा। पुनः तटबंध के ही किनारे मैंग्रोव जैसी वनस्पति को सघन रूप से लगाना चाहिए। उससे टकराने वाले तरंगों की गति कम हो जाएगी और वे तटबंध पर भी कम दबाव उत्पन्न करेंगे। तटीय दलदली क्षेत्र में सिर्फ सघन मैंग्रोव ही अधिक लाभकारी हो सकता है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि तटीय दलदली क्षेत्र में सिर्फ सघन मैंग्रोव ही अधिक लाभकारी हो सकता है। तटीय प्रदेश के लोगों को प्रशिक्षण। राज्य सरकार तथा गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा तटीय प्रदेश में रहने वाले लोगों को सुनामी से बचाव का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस व्यवस्था के अंतर्गत सुनामी की सूचना मिलते ही या तो समुद्र की तरफ या स्थल खंड की तरफ तुरंत भागने के लिए तैयार करना। सुनामी जल के स्थिर होने के बाद सामूहिक रूप से बचाव कार्य में लग जाना। घायलों को चिकित्सा सुविधाओं के अतिरिक्त प्रभावित लोगों को स्वच्छ पेयजल और भोजन की व्यवस्था करना। असामाजिक तत्वों के द्वारा लूट मार न हो, इसके लिए आम लोगों को सहयोग लेने जैसे कार्यों को करना आवश्यक है। बस्तियों के पुनर्वास में भवन निर्माण हेतु इस प्रकार के डिजाइन के उपयोग का व्यवस्था आवश्यक है, जिसमें सुनामी जल न्यूनतम प्रभाव डाल सके। आम लोगों का सहयोग, स्वयंसेवी प्रशासकीय संस्थाओं की भागीदारी ही भूकंप और सुनामी जैसी आपदाओं से राहत दिला सकती है। तो पहला क्वेश्चन है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं, तो ये उत्तर होगा उसे हम सुनामी के नाम से जानते हैं। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? पश्चिमी एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक या बंगाल की खाड़ी में आया था। तो अभी हमने इसको ऊपर पढ़ा था कि ये दक्षिणी पूर्व एशिया से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक एक ऐसा सुनामी आया 26 दिसंबर 2004 को। कब? दक्षिण पूर्व एशिया से लेके बंगाल की खाड़ी तक आया था। तो ऑप्शन में क्या है इसका उत्तर देख सकते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में आया था, दक्षिण पूर्व एशिया था, दक्षिण पूर्व, तो ये गलत है। तो घ नंबर सही है ना, हमारा उत्तर घ सही है। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सबसे पहली तरंग को हम पी तरंग के नाम से जानते हैं, पी तरंगे। तो पी तरंगों के बारे में भी अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि पी तरंग सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पर कि भूकंप केंद्र के आधार ऊर्ध्वाधर, भूकंप जो है यहाँ पर भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र या अनुकेंद्र कहते हैं।
पांचवा है कि भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। भूकंप अथवा सुनामी, भूकंप के पूर्व अनुमान को गंभीरता से लेना, या भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, गैर सरकारी संगठनों के द्वारा राहत कार्य तैयार रहना, या भगवान भरोसे बैठे रहना। तो यही उत्तर क्या है, गलत है। तो भूकंप केंद्र और ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। तो अभी हमने ऊपर यहाँ पर समझे थे कि भूपटल के नीचे का वो स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है, और एक अधिकेंद्र भूपटल के वे केंद्र जहां भूकंप के तरंगों का सर्वप्रथम अनुभव होता है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र या अनुकेंद्र कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे हम भूकंप केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, ये हमारा उत्तर होगा, भूकंप केंद्र के नाम से जाना जाएगा। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। चलिए मिलते हैं नए लेसन में, तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।